का जो वीडियो है अपना ये बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस पे है कि आइडियल सॉल्यूशन का अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ से एनालाइज कैसे करते हैं चीजों को, बॉयल करेंगे तो वेपराइज तो ए और बी दोनों होंगे, लेकिन ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपराइज ज्यादा कौन होगा? अननोन इसमें तीन है, पी नॉट है, पी नॉट बी और एक्स। तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी कैसे भी। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है लेकिन ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं है, टेढ़ा क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, क्या हाल है? लास्ट वीडियो आप लोगों ने वैसे देख ही लिए होंगे, अलग अलग पार्ट पे बन रहे हैं वीडियोस और ये काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। मीन्स जहाँ पे आपको रियली कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, ये उन पार्ट्स को लेके मैक्सिमम चीज़ें कवर करता है डिफरेंट टाइप से। अच्छा, आज का जो वीडियो है अपना वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ये बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस पे है कि आइडियल सॉल्यूशन का अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ से एनालाइज कैसे करते हैं चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियोस में हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और पुराने वाले वीडियोस पर भी ज़रूर जाइए ताकि उससे आपको एडवांटेज मिले एक्स्ट्रा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन पढ़ेंगे प्लस इसके अंदर हम इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज बबल पॉइंट, व्हाट इज ड्यू पॉइंट, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात होगी आज। ग्राफिकली भी उसको एनालाइज करेंगे। तो डिस्टिलेशन है, साथ में इसमें स्टडी करेंगे बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं इसको डिटेल में। ये ऐसा पार्ट है जिसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है ना। तो इसको समझना आपको ध्यान से पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखना पड़े क्योंकि चीज़ें कई बार आगे इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ठीक है ना। एक बार में मैक्सिमम समझ में आएगा और दूसरी बार में पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। देखो डिस्टिलेशन क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस है कि अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिला के एक मिक्सचर तैयार करते हैं तो मिक्सचर में से मोर वोलेटाइल को सेपरेट करने का तरीका है डिस्टिलेशन, ठीक है ना। अब ये तरीका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम मोर वोलेटाइल को सेपरेट करते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन, वो देखेंगे। और हम सारी कैलकुलेशन एक आइडियल मिक्सचर के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस भी आइडियल मिक्सचर के लिए होगी। तो डिस्टिलेशन में फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर, ठीक है ना। तो वोलेटाइल लिक्विड में से मोर वोलेटाइल को सेपरेट करने का तरीका है डिस्टिलेशन। अच्छा, एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल ये डिसाइड करता है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है इसका मतलब लिक्विड की वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो सपोज अगर ए प्लस बी दो लिक्विड हैं और इनके प्योर वेपर प्रेशर पी ए नॉट पी बी नॉट हैं, और सपोज कि हमें ऐसा गिवन हो कि पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो हम बोलेंगे कौन सा ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है? ए ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, दिस इज मोर वोलेटाइल। इसका मतलब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का जितना ज्यादा होता है लिक्विड की वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा होती है, और वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का उतना कम होता है।
इसका मतलब जो आसानी से वेपराइज हो रहा है उसको हम थोड़ा सा ही हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिफिकल्टी से वेपराइज हो रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो उस केस में वो वेपराइज हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा लिक्विड, वेपर प्रेशर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का उतना कम होगा। पॉइंट क्लियर है? नाउ अब देखते हैं कि डिस्टिलेशन है क्या। देखो डिस्टिलेशन में बेसिकली हम इस तरह का एक सेटअप यूज करते हैं कि सपोज ये हम वेसल ले रहे हैं, एक वेसल, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन। पहले सेटअप बना लिया जाए पूरा, फिर समझाते हैं डिटेल में। ठीक है, ये तीन वेसल का एक सेटअप हमने तैयार कर रखा है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब सपोज कि फर्स्ट वेसल में हमारा एक लिक्विड मिक्सचर हमने लिया जिसमें लिक्विड ए और बी है। फर्स्ट वेसल में ए बी का एक लिक्विड मिक्सचर लिया। अब ए बी का लिक्विड मिक्सचर लिया और इसको थोड़ा सा बॉयल किया। बॉयल किया तो भाई वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो वेपर में भी हमें ए और बी मिलेंगे। अब सपोज लिक्विड में ए बी के मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एंड एक्स बी, और वेपर में इसके मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी। लिक्विड में क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी, एंड वेपर में मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी, और ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पर ही हम बात कर रहे हैं। और हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेपर प्रेशर जो है वो ए का है प्योर वाला पी ए नॉट, और बी का है पी बी नॉट, और पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट है। मतलब ए जो है वो मोर वोलेटाइल लिक्विड है, ए जो है वो मोर वोलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, जब बॉयल करेंगे, ध्यान सुनना, अब बॉयल करेंगे तो वेपराइज तो ए और बी दोनों होंगे, लेकिन ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपराइज ज्यादा कौन होगा, ए ज्यादा वेपराइज होगा। इसका मतलब जो मोर वोलेटाइल है वो ज्यादा वेपराइज होगा, और मोर वोलेटाइल अगर ज्यादा वेपराइज हुआ तो वेपर में मोल वोलेटाइल का परसेंटेज लिक्विड में जो मोर वोलेटाइल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो ए क्योंकि मोर वोलेटाइल है, तो अगर हम नोटिस करें तो वेपर में जो कंपोजिशन आएगा वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा। मतलब लिक्विड में अगर कंपोजिशन है एक्स ए का, वेपर में है वाई ए, तो डेफिनेटली वाई ए की वैल्यू एक्स ए से ज्यादा दिखेगी। अब हम क्या करते हैं भाई, इक्विलिब्रियम पर है सिस्टम, इस वेपर को कलेक्ट करके अगले कंटेनर में कंडेंस कर लेते हैं। अब ये अगर हमने कलेक्ट करके अगले कंटेनर में कंडेंस किया तो जो यहां वेपर है वो कंडेंस होके अगले कंटेनर में आ गई। इसका मतलब अगले कंटेनर में इनको कंडेंस करके जो लिक्विड बनाया, इस लिक्विड के कंपोजिशन को हम XA2 XB2 बोल रहे हैं। पुराने वाले को सपोज हम XA1 XB1 बोल देते हैं, और वेपर वाले को YA1 YB1 बोल देते हैं। और इस वेपर को कंडेंस करके जो हमने लिक्विड बनाया, इस लिक्विड में कंपोजिशन हम बोल रहे हैं XA2 XB2। अब हमको पता है ऑलरेडी कि है तो यही वाली वेपर जो कंडेंस होके लिक्विड बनी है। इसका मतलब ये और ये कंपोजिशन तो वही होना चाहिए ना, सेम। और ये कंपोजिशन अगर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई YA1 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, XA1। YB1 जो है, सॉरी, YA1 एग्जैक्टली क्या है, XA2, और YB1 XB2।
ये तो डायरेक्ट बोला जा सकता है। अब यहाँ फिर से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, और प्रोसेस स्टार्ट किया तो सपोज ये जो कंपोजिशन है इसके साथ इक्विलिब्रियम पर हमें वेपर ए बी मिल रहा है, और वेपर ए बी जो इक्विलिब्रियम पर मिल रहा है उसका कंपोजिशन यहाँ पे Ya2 Yb2 है। ये जो कंपोजिशन है इसके साथ इक्विलिब्रियम पर जो वेपर मिल रहा है दैट वेपर इज Ya2 एंड Yb2। और Ya2 Yb2 जो है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए ज्यादा वोलेटाइल है ना, इसका मतलब वेपर में फिर से ए का परसेंटेज बढ़ेगा, और वेपर में फिर से ए का परसेंटेज बढ़ेगा तो Ya2 की वैल्यू Xa2 से ज्यादा दिखेगी। फिर रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस, इस वेपर को कंडेंस करके अगले कंटेनर में ला रहे हैं। तो अगले कंटेनर में जो कंपोजिशन है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Xa3 Xb3 से, और ये Xa3 Xb3 क्या होंगे, यही पुराना वाला कंपोजिशन होगा जो वेपर हमने कंडेंस की है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Ya2 जो है दिस इज Xa3 और Yb2 जो है दिस इज Xb3। ठीक है, और ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। अब जरा नोटिस करो एक चीज कि भाई हर बार वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता है, इसको हम कंडेंस करते हैं, फिर बॉयल करते हैं, फिर मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता है, फिर कंडेंस करते हैं, और प्रोसेस हम रिपीट करते चले जाते हैं। इसका मतलब हर अगले कंटेनर में अगर हम नोटिस करें तो जो मोर वोलेटाइल है उसका कंपोजिशन ज्यादा होगा पिछले वाले कंटेनर के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि Xa2 की जो वैल्यू आएगी वो Xa1 से तो ज्यादा है, क्योंकि Xa2 किसके बराबर था, Xa2 था Ya1 के बराबर। और Xa3 की जो वैल्यू आएगी वो किससे ज्यादा होगी, Xa2 से। इसका मतलब हर अगले कंटेनर में मोर वोलेटाइल का जो कंपोजिशन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ये बहुत ध्यान सुनना है हमें। अब क्योंकि हम आइडियल मिक्सचर मान के चल रहे हैं तो राउट लॉ लगा के कैलकुलेशन की जा सकती है भाई। तो अगर राउट लॉ लगा के हम कैलकुलेशन करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कंटेनर 1 जो है, कंटेनर 1 में ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर कंटेनर 1 में कितना होगा, ये सपोज हम PT1 लिख दे रहे हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको P नॉट ए इंटू Xa1 प्लस P नॉट बी इंटू Xb1 लिख सकते हैं कि नहीं, PT1 टोटल प्रेशर इन कंटेनर 1। अब कंटेनर 1 में टोटल प्रेशर अगर इतना है तो यहां से हम वेपर का कंपोजिशन निकाल सकते हैं डाल्टन्स लॉ लगा के। इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हें याद होगी, क्या वेपर का कंपोजिशन होगा, तो Ya1 यहां से निकाल सकते हैं P नॉट ए Xa1 अपॉन PT1, Ya इंटू पी टोटल इक्वल टू P नॉट ए Xa। तो टोटल प्रेशर पता है तो हम Ya की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि Ya इंटू टोटल प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर होगा, तो वो इक्वेशन हमने लिख दी, तो ये हमारा Ya1 आ गया। और Yb1 अगर निकालना है तो हमें पता है कि Yb1 1 माइनस Ya1 लिखा जा सकता है, बिकॉज दो ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। अब तुम्हें पता है कि यही Ya1 Yb1 अगले वाले Xa2 Xb2 हैं कि नहीं, तो इसका मतलब Xa1 Xa2 Xb2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी तो कंटेनर 2 में फिर से हम P टोटल निकाल सकते हैं इन नई वैल्यूज को लेके, क्योंकि Xa2 Ya1 है, Xb2 Yb1 है, तो PT2 कितना हो जाएगा, P नॉट ए Xa2 प्लस P नॉट बी Xb2 हो जाएगा कि नहीं। और ये PT2 आ गया अगर सेकेंड कंटेनर का टोटल प्रेशर, तो फिर से प्रोसेस रिपीट करके यहाँ भी वेपर का कंपोजिशन निकल आएगा, तो Ya2 आ जाएगा P नॉट ए Xa2 डिवाइडेड बाई PT2 एंड
B2 1 माइनस YA2। अब इस तरीके से रिपीट करते चले जाएंगे तो हमें हर अगले कंटेनर में कंपोजिशन मिलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा कंपोजिशन। तो लगातार अगर नोटिस करोगे तो YA की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होते होते कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें नजर आएगा कि YA 1 को अप्रोच कर रहा है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली। अब जरा इसी चीज को ग्राफिकली हम देखते हैं कि ग्राफ में किस तरीके से ये चीज नजर आएगी। क्लियर है पॉइंट? चेंज करें। अब देखो, अगर ग्राफिकल एनालिसिस की जाए तो हम इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो y एक्सेस पर प्रेशर की वैल्यू है, दिस इज पीटी, और x एक्सिस पर हमने x से लिया है जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। xa की वैल्यू 0 से 1 वेरी करेगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, पीटी वर्सेस एक्सए का। ये तो याद ही होगा क्योंकि पी टोटल होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो पी टोटल वर्सेस एक्स ए ये मिलेगा। अब एक ग्राफ और है, जो दूसरा ग्राफ है वो पी टोटल वर्सेस, जो दूसरा ग्राफ है वो क्या है, पी टोटल वर्सेस वाई ए का हमें बनाना है। अब पी टोटल वर्सेस वाई ए बनाए तो वाई ए की वैल्यू भी तो 0 से 1 वेरी करेगी सेम। तो पी टोटल वर्सेस वाई ए ग्राफ हमें इस तरह का मिलेगा। ये पता है कि नहीं आपको? ये वाला ग्राफ वेपर का कंपोजिशन बता रहा है, दिस इज पी टोटल वर्सेस वाई ए, और ये वाला ग्राफ हमें लिक्विड का कंपोजिशन बता रहा है, दिस इज पी टोटल वर्सेस एक्स ए। अब एंड पॉइंट अगर इस ग्राफ में देखो तो एंड पॉइंट ऐसे दिखेंगे, जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर। एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी टोटल पी नॉट ए के बराबर होगा, क्योंकि एक्स ए 0 और एक्स ए 1 पर प्योर कंपोनेंट हमें मिलेंगे, इसलिए हमें ग्राफ पे ये प्योर कंपोनेंट के प्रेशर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए। हिंट मैं दे देता हूं थोड़ी शॉर्ट में, ये वाला जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला, ये पी टोटल वर्सेस जो हम बनाते हैं इक्वेशन पी टोटल की पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस इक्वेशन से बनता है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो एक्स बी की जगह अगर 1 माइनस एक्स ए रख दोगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, या सिंप्लीफाई करें तो दिस इज पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो पी टोटल वर्सेस एक्स ए जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो इससे आएगा। नो पी टोटल वर्सेस वाई ए का जो ग्राफ है उसमें पी टोटल और वाई ए लाना पड़ेगा तुम्हें इक्वेशन में। तो तुम्हें याद होगा अभी डाल्टन्स लॉ की एक इक्वेशन लिखी थी कि वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, लिखी थी कि नहीं? अब यहां से उठा के एक्स ए की वैल्यू पी टोटल के टर्म्स में डाल दो, तो ये एक्स ए अगर यहां से निकालें तो ये आ जाएगा पी टोटल माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आएगा। तो ये अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो दिस इज पी नॉट ए और अपॉन पी टी, एक्स ए की जगह पी टी माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, पी टी को अंदर भेज देते हैं, तो पी टी को अंदर भेज देते हैं तो ये पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी
और इधर 1 माइनस पी नॉट बी अपॉन पी टी। देखो ये इक्वेशन आ रही वाई ए और पी टी में, तो इस इक्वेशन से अगर हम ड्रॉ करेंगे पी टी वर्सेस वाई ए, इस इक्वेशन से अगर हम पी टी वर्सेस वाई ए ड्रॉ करेंगे तो हमें वेपर के कंपोजिशन वाला ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला ग्राफ मिलेगा जब हम पी टी वर्सेस वाई ए ड्रॉ करेंगे, और पी टी वर्सेस एक्स ए ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ग्राफ। अब तो क्लियर है ग्राफ कैसे आए। अब हम जरा कनेक्ट करते हैं पॉइंट। देखो भाई, फर्स्ट कंटेनर में हमने कंपोजिशन क्या लिया था? फर्स्ट कंटेनर में इक्विलिब्रियम कंपोजिशन XA1 XB1 के साथ YA1 YB1 था। तो अब देखो ग्राफ पे कैसे दिखते हैं। XA1 अगर तुम्हारा ये है, XA1 अगर ये है तो इस XA1 के लिए P टोटल तो Y एक्सेस पे दिखेगा, और वही P टोटल अगर लेते हुए हम गैस वाले ग्राफ तक जाएं तो ये गैस का कंपोजिशन दिखेगा। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू हमने XA1 की ली है तो उसके लिए कैलकुलेट करने पर राउल्ट लॉ से जो YA1 आएगा वो ये आएगा। ग्राफ इधर देखो, ये XA1 था, इसके लिए इक्विलिब्रियम पर YA1 की ये वैल्यू है, तो ग्राफ में तुमको ऐसे नजर आएगी। ये XA1 अगर चूज किया है तो XA1 से हम लिक्विड वाले ग्राफ तक जाएंगे, और सेम प्रेशर पर हम देखें अगर वेपर वाला ग्राफ, तो वो कंपोजिशन इस एक्सिस पर दे रहा है YA1 वेपर वाले ग्राफ से। तो इस XA1 के साथ ये YA1 इक्विलिब्रियम पर था फर्स्ट कंटेनर में। अब इसी को कंडेंस करके तुमने लिक्विड बनाया था, तो अगले कंटेनर में जो लिक्विड का कंपोजिशन था उसको XA2 लिख रहे थे, और वो XA2 यही वाला YA1 तो है, इसका मतलब XA2 यही वाला YA1 है। तो फिर हम प्रोसेस रिपीट करें, अगर XA2 मिल गया तो इस XA2 से हम फिर लिक्विड वाले ग्राफ तक गए, और लिक्विड वाले ग्राफ तक गए तो लिक्विड वाले ग्राफ पे टोटल प्रेशर ये मिल रहा है PT2, और इस PT2 के लिए हमने वेपर का कंपोजिशन देखा तो हमें ये दिख रहा है ब्लू वाले कर्व पे कि ये वेपर का कंपोजिशन है दिस वन, और इस कंपोजिशन को हम क्या बोल रहे थे? YA2 बोल रहे थे कि नहीं? सेकेंड कंटेनर में XA2 के साथ इक्विलिब्रियम पर क्या था? YA2। अब सेकेंड कंटेनर की वेपर को कंडेंस करके थर्ड में लाए थे, तो थर्ड में यही वैल्यू तो तुम्हारी XA3 थी, थर्ड में यही वाली वैल्यू तो XA3 थी। अब ये वाली XA3 थी, तो फिर से हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अच्छा, आप देखो कि हम प्रोसेस अगर रिपीट करते जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है मामला कि ग्राफ में हम आगे चलते चले जा रहे हैं। आगे का मतलब किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुल मिला के XA इक्वल टू 1 की तरफ। इसका मतलब हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम XA इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं? तो कुछ स्टेप्स के बाद जब तुम्हें लिक्विड मिलेगा कंडेंस करके, तो उसमें ऑलमोस्ट XA इक्वल टू 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं, इस तरीके से सेपरेशन करते हैं। ये ग्राफ जो बन रहा है वो P टोटल वर्सेस XA, P टोटल वर्सेस YA का बन रहा है। सो ये वाला ग्राफ जो हम बनाते हैं वो सेम टेम्परेचर पे बनाते हैं, मतलब फिक्स रखते हुए टेम्परेचर पे बनाते हैं। तो इस कर्व को हम आइसोथर्मल कर्व भी बोलते हैं। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व। क्लियर है? इस ग्राफ को हम आइसोथर्मल ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो टेम्परेचर तो फिक्स है, टोटल प्रेशर और कंपोजिशन वेरी कर रहे हैं। सो दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व। पहला कंपोजिशन XA1 था, उसके साथ इक्विलिब्रियम पर जो वेपर थी वो थी YA1। उस वेपर को कंडेंस करके अगला लिक्विड बनाया, दैट इज XA2। उस XA2 के साथ जो इक्विलिब्रियम पर वेपर है वो है YA2। इस YA2 को कंडेंस करके अगला लिक्विड बनाया XA3।
इसके साथ जो इक्विलिब्रियम पर वेपर मिलेगी वो Ya3 मिलेगी। तो हर बार दिखता जा रहा है कि XA की वैल्यू हर स्टेप में बढ़ती चली जा रही है और कुछ स्टेप्स के बाद हमको ऑलमोस्ट प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट नजर आएगा। प्योर मोर वोलेटाइल लिक्विड मिलेगा हमें ऑलमोस्ट प्योर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अच्छा, ये ग्राफ तो हमने बनाया है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टोटल प्रेशर XA के साथ और टोटल प्रेशर YA के साथ वेरी कर रहा है, और ग्राफिकली हम चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ आएगा। अब नाउ हम आइसोबैरिक कर्व भी देख लेते हैं, इसका कैसे आएगा आइसोबैरिक कर्व। और आइसोबैरिक कर्व में ये एनालिसिस फिर से कैसे होगी, तो नाउ चेक करते हैं आइसोबैरिक कर्व। तो अगर आइसोबैरिक कर्व देखें तो ऐसे बना सकते हैं हम। अच्छा, ये बताओ कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। तो नोटिस करो कि ए का वेपर प्रेशर कम है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, प्योर बी का वेपर प्रेशर कम है तो प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। प्योर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के मामले में बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा, बिकॉज ए मोर वोलेटाइल है। तो इस कर्व को बॉइलिंग पॉइंट कर्व भी बोलते हैं। तो वाई एक्सेस पर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और एक्स एक्सेस पर XA एंड YA इनके कंपोजिशन वेरी कर रहे हैं, जो कि 0 से 1 वेरी करेंगे। ए का वेपर प्रेशर बी का वेपर प्रेशर कम था तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो दिस इज TB, प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट, और प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। ये तो ग्राफ है लिक्विड के लिए, टोटल जो बॉइलिंग पॉइंट है वर्सेस XA। वाइट वाला ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस XA है, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस YA पे आए तो हमें इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस YA मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट प्योर ए के बॉइलिंग पॉइंट को। दिस इज कर्व फॉर वेपर, जो वेपर का कंपोजिशन बताएगा। दिस इज वाइट वाला कर्व फॉर लिक्विड, जो लिक्विड का कंपोजिशन बताएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब लिक्विड और वेपर के कंपोजिशन इस तरीके से ये ग्राफ हमें बताते हैं। अब नोटिस करो जरा कि हमारे पास इनिशियल जो कंपोजिशन था, इनिशियल कंपोजिशन था XA1। तो XA1 वाला लिक्विड मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो यही वाइट वाला ग्राफ देगा, क्योंकि वाइट वाला ग्राफ क्या है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस XA का। ब्लू वाला ग्राफ क्या है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस YA का। तो अगर हमारे पास कंपोजिशन XA1 है तो XA1 के लिए बॉइलिंग पॉइंट तो ये होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। तो इसी बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम देखें तो वेपर का कंपोजिशन कितना होगा, तो हमें दिख रहा है कि ये वेपर का कंपोजिशन होगा, एंड दिस इज Ya1। और इसी Ya1 को हम कंडेंस करके अगला XA बनाते हैं कि नहीं, तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिशन XA2। और XA2 में फिर से प्रोसेस अगर रिपीट करेंगे तो इस XA2 को लेके हम लिक्विड वाले ग्राफ तक जाएंगे। तो लिक्विड वाला ग्राफ हमें इस कंपोजिशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट देगा मिक्सचर का, और इससे फर्दर
हम देखें तो वेपर वाले कर्व तक जा रहे हैं, जो हमें वेपर का कंपोजिशन Ya2 दे देगा। यही Ya2 अगला वाला x से है। इसका मतलब अगर हम प्रोसेस रिपीट करते जाएं तो हमें दिख रहा है कि हम प्योर ए की तरफ यहां भी मूव कर रहे हैं। अब ये ग्राफ क्योंकि आइसोबैरिक कंडीशन में ड्रॉ होता है, इसलिए इस कर्व को आइसोबैरिक कर्व भी बोलते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक कर्व। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं भाई पॉइंट, क्योंकि अभी टेढ़ा मामला तो शुरू होगा। देखो, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम लिक्विड मिक्सचर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को लेके बनाया जाता है उसमें से प्योर वोलेटाइल को सेपरेट कर सकते हैं। उसका एक मेथड है डिस्टिलेशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर को वेसल में फिल करते हैं और हीट करते हैं वेसल को, तो ये वेपराइज होता है। लेकिन वेपर में कौन ज़्यादा वेपराइज होके पहुंचेगा? जो मोर वोलेटाइल है। तो क्योंकि हमने मान रखा है कि ए मोर वोलेटाइल है, तो वेपर में ए का कंपोजिशन लिक्विड में ए के कंपोजिशन से ज़्यादा होगा। जब इसको कंडेंस करके अगला लिक्विड बनाएंगे तो जो कंपोजिशन यहाँ था वही कंपोजिशन हमें इस कंडेंस लिक्विड में मिलेगा। फिर प्रोसेस अगर रिपीट करेंगे तो वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज जो यहाँ लिक्विड में था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा, राइट। और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो हर बार मोर वोलेटाइल का परसेंटेज क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा, और आफ्टर सम नंबर ऑफ स्टेप्स हमें प्योर मोर वोलेटाइल मिलेगा। मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो यहाँ तो हम राउट लॉ लगा के कैलकुलेट कर ले रहे हैं। पहले पीटी की वैल्यू निकाली, पीटी से हमने Ya निकाला, यही Ya अगला वाला x से है, तो फिर यहाँ से पीटी निकाला, उससे Ya निकाला, और रिपीट करते प्रोसेस चले जा रहे हैं। तो राउट लॉ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम आइडियल लिक्विड मिक्सचर के लिए बात कर रहे हैं। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं पी टोटल वर्सेस XA एंड पी टोटल वर्सेस Ya। तो अगर नोटिस करोगे तो व्हाइट वाला ग्राफ जो है वो हमें बता रहा है लिक्विड का कंपोजिशन, मतलब पी टोटल वर्सेस XA है। ब्लू वाला ग्राफ जो है वो वेपर का कंपोजिशन बता रहा है, मतलब पी टोटल वर्सेस Ya का ग्राफ है। तो अगर नोटिस करें कि फर्स्ट वेसल में कंपोजिशन XA1 लिया था हमने लिक्विड का, और इसके साथ जो वेपर थी इक्विलिब्रियम में उसका कंपोजिशन था Ya1। तो XA1 से हम लिक्विड वाले ग्राफ तक गए, सेम पी टोटल पर हमने वेपर वाले ग्राफ पे देखा तो कंपोजिशन हमें Ya1 दिख रहा था। इसका मतलब इस XA1 के साथ वेपर में ये Ya1 इक्विलिब्रियम पर है। अब इसी वेपर को कंडेंस करके अगला लिक्विड बनाया था सेकेंड वेसल में, तो अगले लिक्विड का कंपोजिशन वही था जो इस वेपर का कंपोजिशन है, तो यही कंपोजिशन अगले लिक्विड का हमने लिख लिया XA2। फिर XA2 लेते हुए फिर देखा हमने पी टोटल कितना है, तो लिक्विड वाले ग्राफ तक गए, XA क्योंकि लिक्विड का कंपोजिशन है, तो ये बता रहा है पी टोटल अब इतना है जो कि पहले से ज़्यादा है। अच्छा, पहले से ज़्यादा क्यों हो गया पी टोटल? इसलिए हो गया क्योंकि वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ा था। अब मोर वोलेटाइल बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर मिक्सचर का भी बढ़ाएगा, इसलिए पहले से ज़्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर। फिर इसको हमने कंडेंस किया, सॉरी, इसके साथ इक्विलिब्रियम पर देखा वेपर का कंपोजिशन, तो ये Ya2 है जिसमें मोर वोलेटाइल और ज़्यादा है, और यही Ya2 अगला वाला XA है। तो हमें दिख रहा है कि प्रोसेस रिपीट करने पर मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ऑलमोस्ट हमें XA टेंडिंग टू 1 नजर आने लगेगा, मतलब लिक्विड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हमें प्योर दिखने लगेगा आफ्टर सम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है जिसको यूज करते हुए हम मोर वोलेटाइल को सेपरेट करते हैं। अब ये ग्राफ क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेशर वेरी कर रहा है टोटल, तो ये ग्राफ आइसोथर्मल कंडीशन में ड्रॉ किया जाता है। तो आइडियल मिक्सचर का ये आइसोथर्मल कर्व है। इसी तरह अगर आइसोबैरिक कर्व देखें तो ये स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। इस ग्राफ में अगर नोटिस किया जाए तो इस ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस XA और बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस Ya का ग्राफ है। व्हाइट वाला जो कर्व बन रहा है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस XA, ब्लू वाला कर्व जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस Ya है। अब क्योंकि A मोर वोलेटाइल था, A का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो A का बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। B लेस वोलेटाइल था, B का वेपर प्रेशर कम था, तो B का बॉइलिंग पॉइंट होगा
ज्यादा। पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए ए का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कम दिख रहा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही। एक्स ए लिक्विड का कंपोजिशन हमने लिया XA1, इससे हम गए सेम कंपोजिशन के लिए हमें वेपर पता लगाना है इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो XA1 के लिए लिक्विड वाले ग्राफ तक गए। तो ये बता रहा है कि अगर लिक्विड का कंपोजिशन XA1 है तो बॉइलिंग पॉइंट ये वाला होगा इस पॉइंट पे। और इस बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि YA की वैल्यू कितनी है, तो वेपर वाला ग्राफ हमें YA की वैल्यू ये बता रहा है। और यही YA अगला वाला XA है कि नहीं, तो अगला वाला XA मिल गया। सेम प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ग्राफ ये भी दिखा रहा है सेम चीज कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्योर ए की तरफ मूव करता चला जा रहा है मिक्सचर का कंपोजिशन। ठीक है, तो अब एक पॉइंट पे और आते हैं। ये तो हो गया कि कैसे हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, कैसे हम स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो ग्राफिकली हमें एनालाइज हो रहा है कि स्टेप्स बढ़ाने पर एक्स से टेंडिंग टू 1 को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट कर्व हो चाहे वो वेपर प्रेशर कर्व हो, दोनों हमें सेम चीज को ही दिखा रहे हैं। मैथमेटिकली क्योंकि आइडियल मिक्सचर है तो हम राउट लॉ लगा के सारी चीजें कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और इसी को और डिटेल में लेके जाएंगे। अगला पॉइंट है यहां पे बबल पॉइंट। एक तो टर्म आएगा बबल पॉइंट, दूसरा ड्यू पॉइंट। तो देखो ये बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट क्या चीज आ गई। बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे पास हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन में, तो आइसोथर्मल कंडीशन में हमने एक लिक्विड का मिक्सचर लिया और इस पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लगा रखा है, और इतना लगा रखा है एक्सटर्नल प्रेशर कि वो लिक्विड मिक्सचर के जो वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा है। लिक्विड जो अंदर से वेपर प्रेशर लगा रहा है बाहर से हमने उससे ज्यादा लगा रखा है, और बाहर से अगर उससे ज्यादा लगा रखा है प्रेशर, तो भाई अंदर की वेपर बाहर पिस्टन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती ना, अंदर की वेपर पिस्टन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब अंदर की वेपर अगर पिस्टन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती तो पिस्टन लिक्विड की सरफेस पे ही रखा मिलेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें लिक्विड मिक्सचर का, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया तो वेपर क्या करेगी, पुश करना शुरू करेगी पिस्टन को, मतलब ये एक लिमिटिंग कंडीशन है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बबल पॉइंट। इसको ऐसे लैंग्वेज में बोला जाता है वो पॉइंट जब फर्स्ट वेपर बबल फॉर्म हो लिक्विड मिक्सचर के लिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, दैट पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट। अब और ज्यादा गर्म कर रहे हैं भाई, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा ज्यादा, तो ये पिस्टन को क्या करेगा, पुश कर देगा ऊपर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमने कुछ रख रखा है लेकिन अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो अब ये पिस्टन को जब पुश करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वेपर बननी शुरू होगी, और वेपर बननी शुरू होगी तो वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज ज्यादा होगा कि नहीं। अब वेपर में मोर वोलेटाइल ज्यादा होगा तो लिक्विड में मोर वोलेटाइल कम होगा, या हम बोले लिक्विड में लेस वोलेटाइल ज्यादा होगा, और लिक्विड में लेस वोलेटाइल ज्यादा होगा तो लिक्विड के वेपराइजेशन की वजह से फिर से वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वेपराइज हुआ तो वेपर में तो मोर वोलेटाइल पहुंच गया, बट लिक्विड में लेस वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ा, और लेस वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर फिर से घटेगा। तो फिर एक पॉइंट आएगा ऐसा कि इतना लिक्विड वेपराइज हो चुका होगा कि वेपर प्रेशर घटते घटते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। थोड़ा और हीट करेंगे तो और लिक्विड वेपराइज होगा, पिस्टन और पुश होगा, तो ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहेगी। तो वेपराइज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, निग्लिजिबल अमाउंट लिक्विड का बचा है,
एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, वो पॉइंट जब फर्स्ट वेपर बबल बनेगा लिक्विड मिक्सचर से तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। और ज्यादा हीट करें तो लिक्विड वेपराइज होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट वेपराइज हो चुका है, निग्लिजिबल अमाउंट लिक्विड का बचा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। इसका मतलब एक शॉर्ट में, एक लाइन में अगर बात करें तो बबल पॉइंट पे हमें निग्लिजिबल वेपर दिखेगी और ड्यू पॉइंट पे हमें निग्लिजिबल लिक्विड दिखेगा। बबल पॉइंट पे निग्लिजिबल वेपर दिखेगी, ड्यू पॉइंट पे निग्लिजिबल लिक्विड दिखेगा। तो बबल पॉइंट वो पॉइंट हो गया जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, और ये जब लिक्विड को हीट करना शुरू कर रहे हैं वो पॉइंट जब फर्स्ट वेपर बबल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बबल पॉइंट। और वो पॉइंट जब लिक्विड ऑलमोस्ट पूरा वेपराइज हो चुका है, निग्लिजिबल अमाउंट बचा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। अब तो क्लियर है। यही काम हम प्रेशर बदल के भी कर सकते हैं। अभी जब टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स रखा हुआ था। अब अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कराएं तो टेम्परेचर फिक्स रखेंगे आइसोथर्मल कर्व के लिए। तो मान लो हमने लिक्विड को हीट करके एक टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर फिक्स कर रखा है तो अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम धीरे धीरे कम करेंगे लिक्विड मिक्सचर से तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फर्स्ट वेपर बबल फॉर्म होगा। जब प्रेशर कम करते करते एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो पॉइंट होगा बबल पॉइंट। इस पे फर्स्ट वेपर बबल बनेगा और एक्सटर्नल प्रेशर और कम करते चले जाएं तो लिक्विड वेपराइज होता जाएगा और एक वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑलमोस्ट पूरा लिक्विड वेपराइज हो चुका है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट, या इसको रिवर्स वे में भी बोल सकते हो। तो क्लियर है व्हाट इज बबल पॉइंट, व्हाट इज ड्यू पॉइंट। अब जरा ग्राफिकली इसको चेक कर लें तो बात कुछ समझ में और आए। अब ये पॉइंट बेटा कंफ्यूजिंग है, बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है बच्चों को। हम बना रहे हैं कर्व कौन सा, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल कर्व जो है उसमें एक ग्राफ तो आया था टोटल प्रेशर वर्सेस एक्स, दिस वन, और एक ग्राफ आया था टोटल प्रेशर वर्सेस वाई। ये वैल्यू है पी नॉट बी, अभी बना चुके हैं ग्राफ। ये वैल्यू है पी नॉट ए, दिस इज एक्स से जो 0 से 1 वेरी कर रहा है, एंड इसी ग्राफ पे वाई ए भी है जो 0 से 1 वेरी कर रहा है। ये ग्राफ बता रहा है लिक्विड का कंपोजिशन, ये ग्राफ बता रहा है वेपर का कंपोजिशन। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा। देखो हमने क्या किया, आइसोथर्मल कर्व का मतलब टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर वेरी करा रहे हैं एक्सटर्नल। तो हमने सपोज लिक्विड का एक कंपोजिशन ये ले रखा है, एक लाइन ये खींच दी, अच्छी लाइन नहीं खींची, चलो ठीक है। एक हमने लिक्विड का ये कंपोजिशन लिया हुआ है, इस कंपोजिशन को हम बोल रहे हैं सपोज XA1। अब ये लिक्विड का कंपोजिशन कैसे, इस पे हमने टोटल प्रेशर की वैल्यू, देखो XA1 अगर कंपोजिशन है तो वेपर प्रेशर यही तो होगा, XA1 कंपोजिशन है तो वेपर प्रेशर यही वाला होगा कि नहीं। अब यही वाला वेपर प्रेशर है लिक्विड का और बाहर से उससे ज्यादा लगा दो तो क्या होगा, पिस्टन लिक्विड के सरफेस पे रखा रहेगा। तो हमने क्या किया कि XA1 कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर हमें ये दिखा रही है एक्सिस, ये दिखा रही वेपर प्रेशर। अब हमने क्या कर रखा है कि अभी बाहर जो वेपर प्रेशर लगाया हुआ है
वो इतना लगाया हुआ है, बाहर से जो वेपर प्रेशर लगाया वो भी इतना लगाया हुआ। तो अब देखो, ये वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? जो लिक्विड का वेपर प्रेशर आ रहा है बाहर से, पी टोटल जो लगा रहे हैं उससे ज्यादा है कि नहीं? ये तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ये आ रहा है, पी टोटल की वैल्यू ये है, तो ज्यादा होने का मतलब पिस्टन लिक्विड के सरफेस पे ही टिकेगा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अगर थोड़ा सा कम करें प्रेशर, मान लो प्रेशर हमने नया वाला ये लगाया, अब कुछ होगा क्या? अब एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाया है और वेपर प्रेशर लिक्विड मिक्सचर का ये एक्सटर्नल इतना लगाया है, कुछ होगा? अभी भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज पी टोटल ग्रेटर है किससे? वेपर प्रेशर से। ठीक है, थोड़ा और कम करते हैं भाई, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, लेकिन दिख रहा है कि अभी भी पी टोटल कम तो किया है, बट वेपर प्रेशर से अभी भी ये ज्यादा है। अभी कुछ होना है क्या? अब कुछ नहीं होना है अभी तक। इसका मतलब इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में अगर हम देखें इसके जस्ट ऊपर तक, तो यहाँ पी टोटल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर है लिक्विड मिक्सचर के, और पी टोटल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर है लिक्विड मिक्सचर के, तो कुछ भी नहीं होना। इसका मतलब पिस्टन लिक्विड की सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन अगर प्रेशर चेंज करते करते हम प्रेशर इतना लगा दें, प्रेशर हमने इतना लगा दिया भाई, अब इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो ये वेपर प्रेशर के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब अंदर का और बाहर का प्रेशर अब क्या है? सेम। और अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है, तो ये एक लिमिटिंग कंडीशन है। इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बबल पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बबल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे अभी क्या हुआ है मामला? एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर है, टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया? प्रेशर थोड़ा घटा दिया, हमने प्रेशर की वैल्यू अब थोड़ी सी कम कर दी, और प्रेशर की वैल्यू सपोज इतनी कर दी। हमने प्रेशर क्या किया? कम। तो प्रेशर हमने इतना कर दिया। अब प्रेशर इतना कर दिया टोटल जो बाहर से लग रहा है, और वेपर प्रेशर की वैल्यू देखो ज्यादा है, अंदर से लगने वाला ज्यादा है प्रेशर, और बाहर जो लगाया है वो कम। तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ उठेगा तो जो स्पेस बना उसमें वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा कि नहीं? और इस वेपर फॉर्मेशन में, इस स्पेस में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा? मोर वोलेटाइल। तो वेपर में अगर मोर वोलेटाइल ज्यादा होगा तो लिक्विड में लेस वोलेटाइल ज्यादा होगा, और लिक्विड में लेस वोलेटाइल ज्यादा होगा तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लेस वोलेटाइल अगर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर को क्या करेगा? कम। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर अब कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर थे तो वेपर बिल्कुल भी नहीं थी, इस पॉइंट पर निग्लिजिबल वेपर फॉर्म हुई, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड एज बबल पॉइंट। और इसके नीचे अगर टोटल प्रेशर कर दिया, तो इसके नीचे अगर नोटिस करो तो इस टोटल प्रेशर पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो गैस और लिक्विड दोनों ग्राफ को कट करे। अब ये लाइन जो ड्रॉ करी है जो गैस और लिक्विड दोनों ग्राफ को कट करे, तो ये लाइन दिखा रही है कि पहले लिक्विड में XA1 की ये वैल्यू थी, जब तक निग्लिजिबल वेपराइजेशन था तब तक लिक्विड की ये वैल्यू थी। लेकिन जब हमने बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम किया वेपर प्रेशर से, तो लिक्विड वेपराइज हुआ, फिर से इक्विलिब्रियम उसने मेंटेन की, और अभी XA1 की वैल्यू पहले से ज्यादा दिख रही है या कम? अभी XA की वैल्यू हमें मान लो XA2 है, पिछले से ज्यादा कम दिख रही है ना भाई। XA1 मोर वोलेटाइल का कंपोजिशन है, क्योंकि हमने टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम कर दिया, लिक्विड वेपराइज हुआ और उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ली, और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ली, लेकिन लिक्विड में किसका परसेंटेज बढ़ गया? लेस वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ गया। तो मोर वोलेटाइल का तो कम हो जाएगा ना। तो XA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोर वोलेटाइल को। तो देखो XA की वैल्यू घट गई, घट गई।
तो हमने टोटल प्रेशर जब कम कर दिया वेपर प्रेशर से तो एक्सए की वैल्यू कम हो गई, बिकॉज लिक्विड में लेस वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ा। और इसके करेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम पर वेपर का क्या कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन देख लो। इस कंपोजिशन को हम Ya2 बोल दे रहे हैं। देखो वेपर में मोर वोलेटाइल का बढ़ गया, लिक्विड में लेस वोलेटाइल का बढ़ गया। अच्छा, प्रेशर और कम करें। प्रेशर अगर और कम करके मान लो यहां पहुंचाएं, तो इस पॉइंट पे पहुंचाएंगे, थोड़ा और कम कर दिया तो प्रेशर थोड़ा सा और कम किया तो हमें दिख रहा है कि अभी नया कंपोजिशन लिक्विड का क्या मिलेगा, नया कंपोजिशन लिक्विड का इक्विलिब्रियम वाला ये मिलेगा जिसमें मोर वोलेटाइल और कम हो गया है ना, एंड वेपर का कंपोजिशन है दिस वन। ध्यान से सुनना। अब अगर कम करते करते मान लो इस पॉइंट तक हम कर दें टोटल प्रेशर, तो इस पॉइंट तक हम टोटल प्रेशर अगर कम कर देते हैं, रेड वाली लाइन, तो इस पॉइंट तक टोटल प्रेशर कम करने से क्या फर्क पड़ रहा है, ध्यान देना आप इस पॉइंट को। हमने टोटल प्रेशर कम करते करते इस पॉइंट तक कर दिया जहां ग्रीन और ब्लू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट तक कर दिया, तो तुम नोटिस करो कि जो पहले तुमने XA1 का वैल्यू लिया था, जो पहले तुमने XA1 का वैल्यू लिया था, अब वही वेपर वाला कर्व वही दिखा रहा है वैल्यू कि नहीं। अब वेपर वाला कर्व अगर वही वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब अब यही XA1 फाइनली YA में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं, ये XA1 फाइनली YA में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं। इसका मतलब ये XA1 फाइनली YA में कन्वर्ट हो चुका है का मतलब पूरा लिक्विड वेपर में जा चुका है, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग है इस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट पूरा लिक्विड वेपर में जा चुका है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ड्यू पॉइंट को। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं बैचेस में उनके भी ऊपर से निकलता है, तो बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। एक बार में हो सकता है ना क्लिक करे, तो 2-3 बार रिपीट मारना है वीडियो को। ठीक है, दिस पॉइंट इज ड्यू पॉइंट। और इसके नीचे अगर हम चले गए, तो इसके अगर हम नीचे चले गए मान लो इस पॉइंट पे, तो हमें दिखेगा कि अब एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम ही है। इसका मतलब अब हमें क्या मिलेगा, लिक्विड तो मिलेगा नहीं, केवल गैस ही गैस मिलेगी। इसका मतलब इस प्रेशर से अगर हम नीचे रहते हैं तो हमें कोई भी लिक्विड नहीं दिखेगा, केवल गैस दिखेगी। इस प्रेशर पर यह लिमिटिंग वैल्यू है, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिक्विड दिखेगा, ऑलमोस्ट पूरा गैस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके ऊपर जाएं तो कुछ सिग्निफिकेंट लिक्विड होगा, सिग्निफिकेंट वेपर होगी, और प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पे पहुंच जाएं तो पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, निग्लिजिबल गैस है, सारा का सारा लिक्विड में है। और इसके ऊपर जाएं तो हमें कोई गैस नहीं मिलेगी, लिक्विड ही मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड ही मिलेगा और इस पॉइंट के नीचे गैस ही मिलेगा। इन दोनों के बीच में हमें गैस एंड लिक्विड मिलेंगे। ये दोनों लिमिटिंग पॉइंट है, जिनमें से ऊपर वाला पॉइंट है बबल पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट है। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, ना क्लियर हो रिपीट मारो वीडियो को, एक बार और चेक करो इसको। तो बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का आइडिया लग गया, क्लियर है बच्चों। सो क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट, ओके। सो यहाँ पे एक चीज और मार्क कर देता हूं मैं, ये पॉइंट जो है इसके नीचे अगर नोटिस करोगे तो तुम्हें केवल गैस मिलेगी, वेपर मिलेगी, और इस पॉइंट के ऊपर केवल लिक्विड। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हें लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों मिलेगी। तो रिपीट कर रहा हूं, बबल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जब फर्स्ट वेपर बबल का फॉर्मेशन हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। ठीक है, तो निग्लिजिबल वेपर दिखती है, पूरा का पूरा लिक्विड ही होता है। एंड दैट पॉइंट जब लिक्विड पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाए, निग्लिजिबल अमाउंट लिक्विड का बचे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। नाउ
ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया। अब जरा एक क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके देखें कि पूछा कैसे जाता है, क्या क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट पॉइंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कुछ। तो हमें स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है भाई। अब क्वेश्चन ये है, समझा दो पहले। बेंजीन टॉलुइन एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें पता भी आइडियल के एग्जांपल में आते हैं, और इनको मिला के एक लिक्विड बनाते हैं जिसमें 10 मोल बेंजीन और 10 मोल टॉलुइन के हैं एंड 200 mm प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन और प्योर टॉलुइन का 140 है। तो हमको बताना है कि प्रेशर ओवर लिक्विड मिक्सचर अगर रिड्यूस करते हैं तो किस प्रेशर पर फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, पहला वेपर बबल किस प्रेशर पर बनेगा। ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे एक सपोज पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है। ये एक पिस्टन सिलेंडर है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है जिसमें 10 मोल बेंजीन एंड 10 मोल टॉलुइन है। इसका मतलब 10 मोल तो हो गया बेंजीन और 10 मोल है टॉलुइन। प्योर वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट बी एंड पी नॉट टी की वैल्यू हमें गिवन है। लिख लेते हैं डेटा पहले। तो पी नॉट बेंजीन है 100 और पी नॉट टॉलुइन है 40। ये है 100 mm, ये है 40 mm। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वो जब प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब बाहर से पी टोटल लग रहा है एक्सटर्नल और इसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखो, जब तक पी टोटल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर होगा लिक्विड मिक्सचर से, तब तक नो वेपर, कोई वेपर बनेगी ही नहीं जब तक पी टोटल मतलब ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर से। और जब पी टोटल वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा जिस पॉइंट पे टेम्प, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट वेपर बबल फॉर्म होता है। तो अब पहले हम इनसे पी टोटल की वैल्यू पता लगा लेते हैं कि इस कंपोजिशन से पी टोटल आ कितना रहा है, मतलब सॉरी वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर टोटल कितना आ रहा है मिक्सचर का। तो वेपर प्रेशर टोटल आ रहा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी लगाते हैं फार्मूला। तो पी नॉट बेंजीन इंटू हाफ प्लस पी नॉट टॉलुइन इंटू हाफ, क्योंकि दोनों के 10-10 मोल ईच हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो गया। तो ये आ गया 50 + 20 तो 70 mm आ गया। तो इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर 70 mm है। अब एक्सटर्नल प्रेशर कम करते करते जब 70 mm से नीचे पहुंचाएंगे, 70 पहुंचा देंगे तो फर्स्ट वेपर बबल बनेगा। तो अब चेक करें भाई, पहले तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा रखा था, 200, तो इस पे तो कुछ होना नहीं भाई। अब प्रेशर ओवर मिक्सचर एट 300 इज रिड्यूस, देन एट व्हाट प्रेशर डज फर्स्ट वेपर बबल फॉर्म। तो दिख रहा है कि 70 mm पर पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर के बराबर हुआ, मतलब ये वेपर प्रेशर है। तो अगर हम पी टोटल को वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर के बराबर पहुंचा देते हैं, मतलब 70 mm, तो फर्स्ट वेपर बबल बनेगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 70 mm। ये पॉइंट क्लियर हुआ। 70 से ज्यादा होगा तो एक भी वेपर नहीं बनने वाली, 70 पर जस्ट वेपर बनेगा। इस पॉइंट को हम बबल पॉइंट भी बोल सकते हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड बबल पॉइंट। अब आगे देखें क्वेश्चन। आगे अगला देखो, पढ़ो क्या बोला जा रहा है।
अगले में बोला जा रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ वेपर। अच्छा भाई, इस पे बन तो गई निग्लिजिबल सी वेपर, उस वेपर का कंपोजिशन क्या होगा। अच्छा, निग्लिजिबल सी वेपर अगर बनी है तो क्या लिक्विड में के कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उससे निग्लिजिबल वेपर निकल जाए लिक्विड मिक्सचर से, तो मिक्सचर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब लिक्विड का कंपोजिशन तो यही रहेगा। अब हमें वेपर का कंपोजिशन बताना है इस पॉइंट पे। तो वेपर का कंपोजिशन, तो हमें पता है वाई बेंजीन कितना होगा, पी टोटल इंटू वाई बेंजीन कितना होगा, पी। इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन अपॉन पी टोटल। यही तो वाई बेंजीन होगा, डाल्टन्स लॉ से लाए थे फार्मूला। तो पी नॉट बेंजीन कितना है भाई 100, एक्स बेंजीन कितना है हाफ, और पी टोटल कितना आया 70। तो 70 आया तो एक जीरो कट कर दें, तो ये कितना आ रहा है 5/7। इसका मतलब वाई बेंजीन जो आ रहा है वो 5/7 आ रहा है, वाई टॉलविन जो आ जाएगा वो 2/7 आ जाएगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर फॉर्म हुआ उसका कंपोजिशन ये है 5/7 एंड 2/7। क्लियर है पॉइंट? चेक किया जाए आंसर। 5/7 एंड 2/7 हमसे बेंजीन का पूछा है, और बेंजीन का पूछा है तो वाई बेंजीन हम लिख सकते हैं 5/7। तो 5/7 देखो कितना हो गया, 0.71 लगभग, और 4, तो ये 0.714 आ रहा है। तो 0.714 हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, हमें ध्यान से देखना है। ओके, अगला पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन करने का तरीका याद है? वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स पे डालना है आंसर। गलत होता है कोई बुराई नहीं, मेन क्या है हमें सीखना है। ठीक है ना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो तरीका सिखाया जा रहा है, अप्रोच कैसे करेंगे उससे हम सीख सकते हैं। तो मेन हमें अपने को ग्रो कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। कोई चीज़ नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़रूरी है कि हम उसको सीख लें अगर नहीं आती तो, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्रेशर अगर रिड्यूस फर्दर करते हैं, अच्छा तुम्हें पता है टोटल प्रेशर फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पिस्टन ऊपर पुश होगा, और ऊपर पुश होगा तो लिक्विड और वेपराइज होगा, तो बनने वाली वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, और बचे हुए लिक्विड में लेस वोलेटाइल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। याद आया? अच्छा, इसको ग्राफिकली भी अभी कनेक्ट करेंगे, पहले सॉल्व कर रहे हैं। प्रेशर अगर फर्दर रिड्यूस करते हैं तो एट व्हाट प्रेशर लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। अच्छा, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ड्यू पॉइंट की बात हो रही ना ड्यू पॉइंट की। अब जब पूरा लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो गया, निग्लिजिबल सा बचा है लिक्विड, इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले लिक्विड का कंपोजिशन था अभी वो पूरा वेपर का कंपोजिशन हो गया होगा कि नहीं। दैट मीन्स इस पॉइंट पर हम ये बोल सकते हैं कि पहले लिक्विड के कंपोजिशन हाफ हाफ थे, अब वेपर का कंपोजिशन वही होना चाहिए, मतलब वाई भी हाफ होना चाहिए एंड वाई टॉलविन भी हाफ होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रेशर, कि प्रेशर क्या होगा जब ये काम हो गया। तो अगर y की ये वैल्यू है तो प्रेशर तो हम निकाल ही सकते हैं, चेक करते हैं। तो देखो, y बेंजीन हाफ, y टॉलुइन हाफ, और अगर हम प्रेशर निकालें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं P टोटल इंटू वाई बेंजीन इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन, एक इक्वेशन। इसी तरह P टोटल इंटू वाई टॉलविन इक्वल टू पी नॉट टॉलविन इंटू एक्स टॉलविन। सही है।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बना सकते हैं सिंपल इक्वेशन। एक्स टॉलुइन एक्स बेंजीन नोन नहीं है, पी टोटल नोन नहीं है, तो अब अगर इन इक्वेशंस का हम रेशियो करें तो रेशियो करने पे ये पी टोटल तो गया ऐसे ही, वाई बेंजीन वाई टॉलुइन दोनों बराबर हैं, तो ये रेशियो लेफ्ट साइड तो 1 आ गया। राइट साइड पी नॉट बी अपॉन पी नॉट टी है इंटू एक्स बेंजीन, और एक्स टॉलुइन को 1 माइनस एक्स बेंजीन लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, अब पी नॉट बेंजीन था 100, पी नॉट टॉलुइन था 40 इंटू एक्स बेंजीन अपॉन 1 माइनस एक्स बेंजीन। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आ रहा है 5/2, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2xb इक्वल टू 5xb। तो xb की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/7 आ रही कि नहीं? अब xb 2/7 तो पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, तो ये हो गया लगभग 0.28 के आसपास xb है। अच्छा, ये xb की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो p टोटल आ जाएगा। सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं तो p टोटल इंटू वाई बी है हाफ इक्वल टू पी नॉट बी 100 और एक्स बी है 2/7। तो पी टोटल की वैल्यू जो आ गई वो 400/7 आ गई mm। ठीक है, तो पी टोटल आ रहा है 400/7 mm। चेक किया जाए तो हमें पूछा है प्रेशर रिड्यूस फर्दर देन एट व्हाट प्रेशर, तो 400/7 कितना हो जाएगा पॉइंट्स में? तो देखते हैं 0.57, सॉरी पॉइंट नहीं, ये वैल्यू हो रही है 57.14। देखो सॉल्व होके आ रही, और 57.14 हमें एक ऑप्शन दिया है। क्लियर? आया समझ में? तो हमने इक्वेशन बनाई, हमें पता है कि पूरा लिक्विड वेपराइज हो चुका है, तो जो एक्स से एक्स भी थे या एक्स बेंजीन एक्स टॉलुइन थे, अभी वो वाई बेंजीन वाई टॉलुइन है। तो वैल्यू लेते हुए हमने राउट लॉ डाल्टन्स लॉ वाली इक्वेशन अप्लाई की और सिंप्लीफाई करके पी टोटल निकाल लिया, साथ में एक्स भी निकाल चुके हैं हम। हो सकता है अगला क्वेश्चन में एक्स भी ही पूछा हो, चेक करें। देखो, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, मतलब एक्स भी पूछा है और एक्स भी कितना आया था? 2/7 मतलब 0.28। तो 0.28 कोई ऑप्शन है? देखो डी ऑप्शन दिख रहा है 0.28, तो एक साथ दो क्वेश्चन निपट गए। आया समझ में पॉइंट? अब तो क्लियर हुई ये चीज। इसको मैं जरा ग्राफिकली कनेक्ट कर दूं ताकि तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देख लेना भाई। ग्राफ ऐसे बना था, ये टोटल प्रेशर वर्सेस एक्स है और ये टोटल प्रेशर वर्सेस वाई है। तो वाई एक्सिस पर पी टोटल, दिस इज पी नॉट बी। अच्छा, यहाँ पे अपने जो हैं टॉलुइन और बेंजीन है, तो ये पी नॉट टॉलुइन है, ये वैल्यू पी नॉट बेंजीन है जो कि 100 है, और ये पी नॉट टॉलुइन है जो कि 40 है। ठीक, अब देखो पहले कंपोजिशन 10-10 मोल लिए थे, इसका मतलब कंपोजिशन पहले क्या था? हाफ हाफ था लिक्विड का, और कंपोजिशन अगर लिक्विड का हाफ हाफ था तो हाफ मिड में लेते हैं, तो लिक्विड का कंपोजिशन पहले ये था।
ये पूरी लाइन हमने हाफ वाली खींच दी। तो तुम देखो ये एक्स बेंजीन हाफ है। ग्राफ के साथ रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो एक्स बेंजीन हाफ है। अच्छा, पहले प्रेशर कितना लगा रहे थे? तुम अगर नोटिस करोगे तो पहले प्रेशर सबसे पहले क्वेश्चन में कितना दिया था? 200 mm। अब ये 200 mm है मान लो, और जिस पॉइंट पे फर्स्ट वेपर बबल बना वहां प्रेशर कितना था? वो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी भाई? देखो जरा, ये प्रेशर की वैल्यू 1 मिनट, 70 mm आई थी कि नहीं? ये प्रेशर कितना था? 70 mm। अब 70 mm जरा चेक करते हैं ग्राफ में। तो ये 70 है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इस कंपोजिशन पे 70 था। टोटल प्रेशर पहले 200 लगाया था तो बिल्कुल भी नहीं थी वेपर। अब प्रेशर घटाते घटाते जब हम रिड्यूस करते करते 70 पे पहुंच गए तो निग्लिजिबल सा लिक्विड वेपराइज हुआ। दिस पॉइंट इज बबल पॉइंट। ठीक है, अच्छा यहाँ लिक्विड के कंपोजिशन पे तो कोई फर्क आया नहीं, लेकिन जो निग्लिजिबल वेपर बनी उसका कंपोजिशन क्या होगा? उसका कंपोजिशन देखो, ये वेपर वाले ग्राफ से ही दिखेगा। वो कंपोजिशन है वाई ए चेक करते हैं कितना है। हम लोगों ने निकाला भी है, वाई ए मतलब वाई बेंजीन। तो ये 70 आ गया, और वाई बेंजीन देखो 5/7 है। वाई बेंजीन कितना है? 5/7। तो वाई बेंजीन 5/7, तो ये 5/7 है। अब देखो 5/7 वैल्यू इससे ज्यादा है कि नहीं? तो वो ज्यादा ही आ रहा है, आगे दिख रहा है ग्राफ में। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट पॉइंट पे जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रेशर पे फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, जब बनेगा तो वेपर का क्या कंपोजिशन होगा, ग्राफ पे वो चीज नजर आ रही। फिर अगला क्वेश्चन आगे आए थे कि भाई प्रेशर और रिड्यूस कर रहे हैं, और रिड्यूस करते करते इतना कर देते हैं कि पूरा लिक्विड वेपराइज हो जाए। अच्छा, पूरा लिक्विड किस पे वेपराइज होगा? जब इस लिमिटिंग प्रेशर पे पहुंचोगे तो पूरा लिक्विड वेपराइज होगा। और ये लिमिटिंग प्रेशर हमारा कितना आया था? 400/7 आया था। तो ये वैल्यू 400/7 आया था, लिख देते हैं इधर। तो 400/7 पे पूरा वेपराइज हुआ था। 400/7 70 से तो कम दिख रहा है ना? अब इस पे फिर फर्दर पूछा था कि भाई लिक्विड का जो ट्रेसेस हैं, क्योंकि जब पूरा वेपराइज हो गया तो जो पहले एक्स बी था अब वही वाई बेंजीन है, हाफ लिया था कि नहीं? जो पहले एक्स बेंजीन था वही वाई बेंजीन लिया है, और अब वही वाई बेंजीन लिया है तो करस्पॉन्डिंग एक्स कितना दिख रहा है बेंजीन का? ये ग्राफ दिखा रहा है एक्स बेंजीन। तो ये ग्राफ देखो, अभी जो वैल्यू निकाली है 0.286। तो देखो 0.286 इससे छोटा आना चाहिए, तो आ भी रहा है ग्राफ में। अब आया पकड़ में क्वेश्चन कि इस तरीके से सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, और ये पॉइंट जो आ रहा है इस पॉइंट को क्या बोलोगे भाई? दिस इज ड्यू पॉइंट। क्लियर है? दिस इज ड्यू पॉइंट। ठीक, मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन अभी उसका और पार्ट बचा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। इस पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है? एट व्हाट प्रेशर हाफ ऑफ द टोटल मोल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल वेपराइज। ठीक है भाई, प्रेशर हम कम करते जा रहे हैं, तो 70 mm पे तो जस्ट स्टार्ट हुआ है वेपराइजेशन। 400/7 जब प्रेशर रिड्यूस करके किया तो पूरा लिक्विड वेपराइज हो गया। अब वो प्रेशर पूछा जा रहा है जब आधा लिक्विड वेपराइज हुआ हो। आधा लिक्विड वेपराइज का मतलब आधे मोल ऊपर हो वेपर में और आधे मोल नीचे हो। तो जरा इसको चेक करते हैं।
देखो जब आधा लिक्विड वेपराइज हुआ है तो मान लो प्रेशर हमने कुछ लगा दिया, दिस इज पी टोटल, पिस्टन यहां तक खिसक चुका है, ये टोटल प्रेशर है। इतना प्रेशर लगाया। अब आधा लिक्विड नीचे है, आधा वेपर में है, तो ऐसे सोचो कि इनिशियली बेंजीन के मोल लिक्विड में कितने थे, 10। टॉलुइन के मोल कितने थे, ये भी 10। तो टोटल 10 मोल थे इनिशियली नीचे। किसी टाइम टी पर, मतलब टॉलुइन के 10 थे तो टोटल मोल 20 थे नीचे। अब किसी टाइम टी तक हमने प्रेशर इतना घटा दिया कि आधा लिक्विड वेपराइज हुआ। आधा वेपराइज हुआ इसका मतलब नीचे टोटल मोल कितने बचे, आधे, 10 मोल बचने चाहिए कि नहीं। और वेपर में टोटल मोल कितने दिखने चाहिए, 10 मोल वेपर में दिखने चाहिए। यह है वेपर, यह है लिक्विड। 10 मोल लिक्विड में, 10 मोल वेपर में दिखने चाहिए, यही तो होगा। अब 10-10 मोल दिखेंगे तो एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमने मान लिया कि भाई बेंजीन के x मोल वेपराइज हो गए ऊपर, और x मोल वेपराइज हो गए तो लिक्विड में कितने बचेंगे, 10 माइनस x मोल बचेंगे कि नहीं। बेंजीन के x मोल वेपराइज होके निकल गए तो लिक्विड में कितने बचेंगे, 10 माइनस x, और वेपर में x। अब अगर नीचे टोटल मोल 10 है और बेंजीन के 10 माइनस x हैं तो टॉलुइन के कितने होंगे, टॉलुइन के x मोल होने चाहिए कि नहीं। तो नीचे टॉलुइन के x मोल होंगे, क्लियर। अब नीचे अगर टॉलुइन के x हैं तो ऊपर 10 माइनस x होने चाहिए, तो टॉलुइन के 10 माइनस x होने चाहिए। तो प्रेशर घटाते घटाते हमने एक वैल्यू तक पहुंचाया कि हमें ये इक्विलिब्रियम कंपोजिशन मिल रहा है, और ये इक्विलिब्रियम कंपोजिशन मिल रहा है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर के बराबर पी टोटल इक्विलिब्रियम पे हो चुका होगा। अब हमें पता लगानी है भाई ये वैल्यूज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है किस प्रेशर पे आधा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। तो अब अगर इक्वेशन अप्लाई की जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो y बेंजीन इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। ये वाली इक्वेशन बेंजीन पे भी लगा रहे हैं, ऐसे ही टॉलुइन पे भी लगा रहे हैं। तो y बेंजीन, यहाँ से y बेंजीन कितना दिख रहा है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल है 10, बेंजीन का मोल है x, तो y बेंजीन x बाई 10 है, इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट, बेंजीन हमको नोन है ऑलरेडी 100, रख लेंगे वैल्यू, और एक्स बेंजीन अभी कितना है, एक्स बेंजीन देखो बेंजीन के मोल लिक्विड में कितने हैं, 10 माइनस एक्स, टोटल मोल है 10, तो कितना हो गया मोल फ्रैक्शन, ये हो गया। तो ये एक इक्वेशन बनी बेंजीन के लिए। ऐसी ही इक्वेशन हम क्या टॉलुइन के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर टॉलुइन के लिए इक्वेशन बनाई जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y टॉलुइन जो होगा वो हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 10 इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन, और एक्स टॉलुइन हम लिख सकते हैं x बाई 10। देखो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो पी टोटल चाहिए। तो एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में x वाले टर्म कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 10 इंटू 10 माइनस एक्स बाई 10 लेफ्ट में आएगा, राइट में भी x बाई 10 इंटू 10 माइनस एक्स बाई 10 आएगा, तो ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या, पीटी का स्क्वायर इंटू पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू पी नॉट टॉलुइन। तो पीटी जो है वो स्क्वायर रूट बन रहा है पी नॉट बेंजीन इंटू पी नॉट टॉलुइन। तो ये वैल्यू आ रही है इतना 100 इंटू 40,
ठीक है, तो 100 इंटू 40, अब इसका हमें रूट निकाल लेना है भाई। 100 तो हो गया 10, 4 का हो गया 2, तो ये आ गया 20√10। तो 20√10 ये टोटल प्रेशर आ रहा है। √10 लगभग 3.16 होता है, तो उसके हिसाब से ये 60 के आसपास आ जाएगा आंसर। चेक करें ऑप्शन। अब 60 के आसपास हमें, क्योंकि दो आंसर दिख रहे हैं तो बेटर है मल्टीप्लाई कर लें। तो 3.16 इंटू 20, तो ये आ गया अपना 63.2 आ रहा है भाई। अब 63.2, तो ये दिख रहा है हमें 63.25, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्या था, बीच में पूछा गया था, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में एक पूछा गया है कि किस प्रेशर पे आधा लिक्विड वेपर की फॉर्म में हमें नजर आएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। सो क्लियर बच्चों? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, जैसे करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि दो लिक्विड ए बी हैं, सेम मॉलिक्यूलर मास है इनके, आइसोमर्स वगैरह हो सकते हैं। अब सेम मॉलिक्यूलर मास है तो आइडियल सॉल्यूशन ये बना रहे हैं लिक्विड ए बी, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 700 है 80 डिग्री पे, और इस सॉल्यूशन को डिस्टिल करते हैं विदाउट रिफ्लक्स, ठीक है ना, और डिस्टिल करते हैं विदाउट रिफ्लक्स, और 3/4 सॉल्यूशन को कलेक्ट करते हैं कंडेंसेट की फॉर्म में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कंडेंसेट बता 0.75 है एंड रेसिड्यू 0.3 है। देखो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं और वेपर को कलेक्ट करके कंडेंस करके अगले वेसल में लाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट और कंडेंसेट, और जो बचा हुआ लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। डिस्टिलेशन में जो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेट और डिस्टिलेट, और बचा हुआ लिक्विड होता है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का कंपोजिशन 0.3 है और कंडेंसेट का जो है वो 0.75 है, और वेपर प्रेशर रेसिड्यू का 600 है। और इतनी इंफॉर्मेशन से एक तो मास रेशियो ए बी का इनिशियल सॉल्यूशन में बताना है, दूसरा वेपर प्रेशर लिक्विड ए का बताना है प्योर, कितना वेपर प्रेशर होगा, तीसरा बी का प्योर वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं कि कैसे अप्रोच की जाए। देखो जैसा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले हमारे पास मेन लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। अब मेन लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, तो इस ए बी के मिक्सचर में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि एक तो मॉलिक्यूलर मास ए बी के सेम है, मॉलिक्यूलर मास ए बी के सेम है, और वेपर प्रेशर 700 आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास सेम है और वेपर प्रेशर 700 आ रहा है। तो एक चीज लिख ली हमने कि एम ए इक्वल टू एम बी, और यहाँ पी टोटल की वैल्यू है 700 mm स्टार्टिंग में। फिर इससे जो कंडेंसेट निकला, तो जो कंडेंसेट निकला और रेसिड्यू जो बचा, तो ये है कंडेंसेट और इसी तरह ये है रेसिड्यू। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि इसमें से 3/4 सॉल्यूशन कलेक्ट किया कंडेंसेट की तरह, और 1/4 फिर रह गया रेसिड्यू की तरह, ठीक है। तो एक काम करते हैं
कि हम इधर मान लेते हैं कि टोटल मोल यहाँ पे ए बी के मिला के कितने थे 4, और ए बी के मिला के अगर टोटल मोल 4 थे, एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लो, कुछ एज्यूम कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, 4, तो 3/4 हमने कंडेंसेट में लिया और 1/4 यहाँ बचा। दैट मीन्स यहाँ टोटल मोल 3 होने चाहिए और यहाँ टोटल मोल कितने होंगे, यहाँ टोटल मोल 1 बचेगा। ठीक है, इनिशियली टोटल 4 मोल हमने एज्यूम कर लिए थे। नाउ ये इंफॉर्मेशन, अगली इंफॉर्मेशन ये है कि ए का मोल फ्रैक्शन कंडेंसेट में 0.75 है, रेसिड्यू में 0.3 है। इसका मतलब x से यहाँ पे तो 0.75 है और x से यहाँ पे 0.3 है। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन और बची कि रेसिड्यू का टोटल प्रेशर 600 है। इसका मतलब यहाँ रेसिड्यू में P टोटल जो है वो 600 mm है। देखो इतनी इंफॉर्मेशन है, अब इसका यूज करके हमको एक तो फाइंड करना है P0 A, P0 B, और दूसरा इनका मास रेशियो कितना है, वो मोल रेशियो आ जाएगा तो मास रेशियो के बराबर होगा बिकॉज मोलर मास सेम है। तो ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि टोटल मोल अगर 4 हैं तो A के मोल हम मान ले रहे हैं x, तो B के 4 - x हो जाएंगे कि नहीं। तो टोटल प्रेशर के लिए एक इक्वेशन तो बन सकती कम से कम। तो इक्वेशन ये बना रहे हैं, टोटल प्रेशर 700 इक्वल टू P0 A इंटू XA, XA का मतलब x/4 प्लस P0 B इंटू XB, XB का मतलब है 4 - x/4। ये इक्वेशन हमारी एक बन गई। क्लियर है भाई, देख लो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। अननोन इसमें 3 है, P0 A, P0 B और x, तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी कैसे भी। अब एक चीज अगर नोटिस करो कि यहाँ x से 0.75 है तो x भी 0.25 ही होगा, और 0.25 होगा तो हम A के मोल निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। ये अगर 0.75 है तो टोटल मोल इंटू मोल फ्रैक्शन, यही तो मोल होगा A का, तो 3 इंटू 0.75, और B का मोल इसी तरह से 3 इंटू 0.25, कितनी वैल्यू है, तो ये आ रही 0.75 और ये वैल्यू 2.25 आ जाएगी। फिर देखो ए बी के मोल सेकेंड कंटेनर में हमें दिख गए इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू से कि कितने कितने थे। अब यहाँ x से 0.3 है तो यहाँ भी x भी तो 0.7 लिख ही सकते हैं, और P टोटल की वैल्यू अपने पास 600 है और टोटल मोल भी 1 है। तो एक काम करते हैं, पहले A के मोल पता लगा लें, तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल मोल, A के मोल आए 0.3, B के मोल आ गए 0.7। देखो ए बी के मोल यहाँ पता चल गए। अच्छा, टोटल ए के मोल जो यहाँ होंगे प्लस यहाँ होंगे वही तो यहाँ होंगे, क्योंकि सारा आ तो यहाँ से रहा है मेन से। इसी तरह टोटल मोल बी के जो यहाँ होंगे वो वहीं से आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए के मोल हम लिख सकते हैं टोटल 2.25 प्लस 0.3, तो ये वैल्यू आ गई 2.55। ये वैल्यू कितनी आ गई 2.55। सिमिलरली बी का देखो, सेकेंड थर्ड से जितना भी आया है 0.75 प्लस 0.7, 0.75 प्लस 0.7, तो ये कितना हो गया 1.45। तो देखो ए बी के मोल यहाँ आ गए और ए बी के मोल यहाँ आ गए, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन तो मिल ही गया, तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ पे बनी गई। अब एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन हम यहाँ पी टोटल से बना सकते थे। पी टोटल से ऐसे कि पी टोटल है 600 इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB,
तो पी नॉट ए तो ऐसे ही लिख लिया, और एक्स ए यहाँ पे 0.3 है, प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू 0.7 है। तो देखो एक इक्वेशन ये मिल गई। अब इधर वाली इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन डाल दिए जाए तो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। और मोल फ्रैक्शन देखो, ये टोटल मोल आ रहे हैं 4, टोटल मोल 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 700 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 2.55 अपॉन 4 प्लस 1.45 अपॉन 4 इंटू पी नॉट बी। सही है। तो अब दो इक्वेशन, दो अननोन बचे। तो अब पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है था मास रेशियो ऑफ बी टू ए, भाई मास रेशियो बी और ए का जो होगा वो मोल रेशियो ही तो होगा, और मोल बी के 1.45 है, ए के 2.55 है, तो 1.45 अपॉन 2.55, तो ये देखो कितना बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें अगर, 145 अपॉन 255, तो 5 से कट कर लें पहले, तो 5 से कट करें, इसको 5 से कट करें, तो ये 29:51 दिख रहा है हमें। मतलब मास रेशियो ऑफ बी टू मास रेशियो ऑफ ए, ये 29/51 है, मतलब ऑप्शन बी तो दिख गया। तो पहले क्वेश्चन का तो देखो आंसर आ गया सीधे सीधे, 29/51। अब बाकी दो क्वेश्चन और हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम पहुंच पाएंगे। तो चेक करते हैं, एक इक्वेशन तो है, अगले पेज पे लिखते हैं, 600 0.3 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.7 इंटू पी नॉट बी। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड भी नोट कर ली जाए, फिर सिंप्लीफाई होगी। ये 2.55 अपॉन 4 इंटू पी नॉट ए प्लस 1.45 अपॉन 4 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू कहाँ था 700। ठीक, तो 0.3 से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 7/3 पी नॉट बी इक्वल टू 0.3 से डिवाइड किया तो 2000, ये बन रहा है। अब पी नॉट ए की वैल्यू इसमें डाल दो भाई इक्वेशन में। अब पी नॉट ए की वैल्यू, या इसको भी डिवाइड ही कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये भी डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 1.45 अपॉन 2.55 पी नॉट बी इक्वल टू 2800 अपॉन 2.55। बन रही इक्वेशन। अब डिफरेंस करके थोड़ी मेहनत वाला काम है भैया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो कटा हमारा वैल्यू, तो ये आ गया पी नॉट बी 7/3 माइनस, ये 29/51 बनाया था, तो वैसे ही रख लो, ज़्यादा ठीक है, इक्वल टू 2000 माइनस, अब ये तुम्हारा 2800 अपॉन 2.55। जरा चेक कर लेते हैं कितना है भाई, कैलकुलेटर कहाँ से आएगा।
ठीक है, तो एक तो 2800 डिवाइडेड बाई 2.55, ये तो 1098 बन रहा है, मान लो इतना। और इससे अगर 2000 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये 901, तो ये राइट साइड आ रही 901.96। कैलकुलेशन है भाई। अब उधर लेफ्ट साइड अगर चेक करें तो लेफ्ट साइड अगर चेक करोगे तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 7/3, तो 51 इंटू 7 माइनस 29 इंटू 3, ये बचा 270 डिवाइडेड बाई 51 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 1.76 पी नॉट बी। तो पी नॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी 511 लगभग आ रहा है, 0.11। तो ये वैल्यू 511.11 आ रहा है पी नॉट बी। तो पी नॉट बी ये वाला हो गया आंसर, 511.11। अब पी नॉट बी आ गया तो पी नॉट ए आ जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, अपने आप आएगा। तो यहाँ पे अपना हो गया पी नॉट ए इक्वल टू 2000 माइनस 7/3 इंटू पी नॉट बी, दैट इज 511.11। तो देखो इंटू 7/3 कर दिया जाए इसमें, तो ये आ गया -2000, तो ये 807 आ रहा है। तो पी नॉट ए का वैल्यू 807.4 mm। ठीक है भाई, तो अगर नोटिस करो तो पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू आ गई। अब 807 हमें ये दिख रहा है आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट? देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं है, टेढ़ा क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो डिस्टिलेशन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तमाम तरीके की कैलकुलेशन है, ग्राफिकल एनालिसिस है। तो एक बार इस वीडियो को और देखना, दोबारा रिपीट करना जब तक कि चीज़ें फिक्स ना हो जाएं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें उड़ी रहती हैं हमेशा डिस्टिलेशन वाले पार्ट में, जब हम लोग काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इसको, चीज़ों को। देखो पहला जैसे बात करें डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन क्या करता है, क्या क्यों करते हैं? टू गेट मोर वोलेटाइल लिक्विड। लिक्विड मिक्सचर से मोर वोलेटाइल को सेपरेट करते हैं। यहीं पर कॉन्सेप्ट तुम्हारा बबल पॉइंट भी हम लोगों ने देखा, ड्यू पॉइंट भी देखा। इसी में एक टर्म आता है डिस्टिलेट या कंडेंसेट, एक ही मीनिंग है। जो वेपर कलेक्ट करके कंडेंस करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्टिलेट या कंडेंसेट। और एक टर्म इसका भाई रेसिड्यू, जो बचता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी, फिर ग्राफिकल एनालिसिस, हर प्रेशर पे कंपोजिशन क्या होगा उसका तुम्हें आइडिया होना चाहिए क्लियर। तो ये सारी चीजें एक बार रिपीट कर लेना, ध्यान से देख लेना, बाकी तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउ होमवर्क में ऐप पर आप जाओगे तो ऐप पर होमवर्क क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है ना? तो उनको ध्यान से करना।
और इस वीडियो को रिपीट करते रहना जब तक कि क्लियरिटी ना आ जाए। पिछले वाले वीडियोस में भी एक बार देखना अगर नहीं देखा हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लिखे हैं और उनमें कई ट्विस्टेड हैं। वो ट्विस्टेड क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे इंडिपेंडेंटली तब तुम्हें वो ट्विस्ट नजर आएगा, डायरेक्ट देख के क्वेश्चन में पता नहीं चलती चीजें। ठीक है भाई, तो फिर से लास्ट पॉइंट अपना कि भाई हर चीज को प्रॉपर करते चलो। जब तुम अपना काम सिस्टमैटिक करोगे तो नेचर भी तुमको सपोर्ट करेगी। तो सिस्टमैटिक करने के लिए क्या जरूरी है? परफेक्ट प्लानिंग, फिर उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, मतलब डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ कैसे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे परफॉर्मेंस में बदलना है और वो परफॉर्मेंस किस तरीके से रिजल्ट निकालेगी। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखो, जो काम की चीज है उसको ध्यान से सुनो। मीठी मीठी बातें सुनने से कोई ऐसा नहीं होता रिजल्ट आ जाएगा। कोई बहुत अच्छी बातें करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट किससे आएगा? जब अपना काम करोगे और सामने वाले से काम की चीज निकालोगे। ठीक है ना? जो काम की चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करो और अप्लाई करो अपनी लाइफ पर, ताकि परफॉर्मेंस सुधरे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा से। थैंक यू।